Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JKN classes. In this video, we are going to discuss the chapter 3, that is mindful eating, a path to a healthy body. So this is the chapter 3 from the class 6 science book. और जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके की हेल्प भी चाहिए बच्चों तो आप JKN क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। JKN क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो बच्चों, तो जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 3, दैट इज माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। और चैप्टर स्टार्ट होता है कोटेशन से, जिसमें कहा जा रहा है कि हु इज हेल्दी। ठीक है, संस्कृत का श्लोक है, उसका हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग होगा कि हु इज हेल्दी, स्वस्थ कौन है। हु इज हेल्दी, स्वस्थ कौन है, हु इज हेल्दी। वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम, क्या वो जो खाना खा रहा है क्या वो उसके लिए काफी है। इन मॉडरेट क्वांटिटीज, या फिर जो हल्का फुल्का मात्रा में खाना खा रहा है वो काफी है। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, या किसी मौसम में अगर वो जितना खा रहा है उतना काफी है। टाइम एंड प्लेस, ठीक है, किसी जगह के अनुसार जो खा रहा है या किसी समय के अनुसार जो खा रहा है उतना काफी है, तो किसे स्वस्थ कहा जाएगा। तो ये किसी उसी को संस्कृत में लिखा गया है। और नाउ नेक्स्ट इज हमारा पार्ट स्टार्ट होता है कि मेदू एंड मिष्टी रेड थॉट ऑफ द डे। मेदू और मिष्टी थॉट ऑफ द डे उन्होंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ है अन्नेना जतानी जीवंती। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे विच इज मेंशन्ड है ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। तो वो लोग मेदू और मिष्टी जो है वो लोग हर बच्चे जैसे हर बच्चों की तरह मेदू और मिष्टी भी है स्कूल बोर्ड पे लगे हुए थॉट ऑफ द डे को पढ़ रहे थे। टुडेज थॉट, आज का जो थॉट था, अन्नेना जतानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। तो आज का थॉट जो था उनको बहुत जिज्ञासु बना दिया। मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज अ संस्कृत सेइंग। मिष्टी ने मेदू को बताया कि एक संस्कृत की कहावत है विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, जिसका मतलब होगा कि भोजन जो है वो जीवन देता है जिंदों को। ओके, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब हम लोग इसकी महत्व को, इस ये जो छोटी सी बात कही गई है इसमें कि अन्यना जतानी जीवंती, ओके, तो इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे, इसको और अच्छे से जानेंगे। व्हाट डू वी ईट, हम लोग खाते क्या है। लेट अस रिकॉर्ड कुछ एक्टिविटी है बच्चे यहाँ पे कि ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरीडे। हम लोग कुछ ना कुछ खाते ही हैं, भोजन करते हैं रोज। तो फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन आवर डेली लाइफ। भोजन जो है हमारे डेली लाइफ का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक। तो एक सप्ताह में जो जो फूड आइटम आप कंज्यूम करेंगे तो इसको आप टेबल में कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। सो दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू। आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। ओके, तो इस वीक में आपने एक वीक का जो भी आपने टेबल में बनाया, डेटा जो भी बनाया, तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन उसमें देखा। और ये ऑब्जर्वेशन वीक के बेसिस पे मंडे को तो फूड आइटम्स, मंडे को आपने कौन कौन से फूड आइटम्स खाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं है, जैसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर नहीं पूछा जा रहा है। तो आप बस फूड आइटम्स को मेंशन कीजिए, उनके नाम मेंशन कीजिए जो आप उस दिन में खाया आपने। और फिर ऑब्जर्वेशन में डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील। क्या आपने हर समय में, मतलब सुबह में जो आपने खाया था क्या आपने दोपहर में भी वही खाया, या रात में भी वही खाया, या शाम में भी वही खाया। तो इस तरीके से डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील, और डू योर चॉइसेस वेरी, या फिर आपने अलग अलग चीज खाया है। कंपेयर योर लिस्ट विथ दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। अपने लिस्ट को आप अपने दोस्त की लिस्ट से कंपेयर कीजिए कि आपके दोस्त ने जो लिस्ट बनाया है मंडे से लेकर के अगले संडे तक का जो भी उनका लिस्ट है, तो उसको अपने दोस्तों से भी कंपेयर कीजिए। Find similarities and differences in the food consumed by you and your friends। आपके द्वारा और आपके दोस्तों के द्वारा जो भी फूड को कंज्यूम किया गया है तो उसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस भी पता कीजिए। What did you find, आपको क्या पता चला, आपने क्या खोजा। Record your findings in notebook, और अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए। You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं या हमारे दोस्त जो खाया है तो उनमें बहुत सारे वैरायटी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो जो आप जो खा रहे हैं आपके दोस्त का फैमिली में भी, आपके दोस्त के घर में भी वही सब चीज ही हो रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीज होंगे जो हो रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सब चीज वैसा ही हो। फर्दर, डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। क्या आपको लगता है, क्या तुमको लगता है कि जितनी विभिन्नताएं हैं खानों को लेकर के, भोजन को लेकर के, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, हर राज्यों में सब सेम है या फिर अलग अलग है। सो फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अब अलग अलग रीजन में जो फूड है उसके बारे में। तो फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट इसमें भी कि फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो कुछ उन फूड्स के बारे में पता कीजिए जो ट्रेडिशनली कंज्यूम किए जाते थे, जो पारंपरिक तौर पे पहले के लोग खाया करते थे अलग अलग राज्यों में भारत देश के।
यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी की किताबों की मदद ले सकते हैं। सर्च द इंटरनेट, इंटरनेट से खोज सकते हैं। एंड इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, आप अपने दोस्तों से, परिवार से, पड़ोसियों से भी बात कर सकते हैं सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इन टेबल 3.2, सो हियर इज अ टेबल ऑफ 3.2 गिवन, जहां पे पंजाब राज्य का, कर्नाटक राज्य का और मणिपुर राज्य का, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट में लोकली ग्रोन क्रॉप्स के नेम दिए हुए हैं, ट्रेडिशनली फूड आइटम्स ईटन दिए हुए हैं, एंड बेवरेजेस, क्या क्या पीने में भी पसंद करते हैं, ये सभी दिए हुए हैं। इसको रीड कीजिएगा बच्चों, और एनी अदर बाकी का आप अपने से फिल करने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट इज, व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड, हम लोग इतने सारे डाइवर्सिटी क्यों दिखता है हमें ट्रेडिशनल फूड में। कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में इतनी सारी विविधता क्यों दिखती है भोजन में। एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, आपने जो डेटा 3.2 में लिखा है उसको एनालाइज कीजिए। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मेनी स्टेट्स, क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अलग अलग राज्यों में कॉमन है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब चीजें क्या हो गया कि अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि साउथ में उसको इडली बना दिया जाता है या डोसा बना दिया जाता है, यहाँ पे नॉर्थ में या तो बस चावल ही खाया जाता है तो रोटी, उस तरीके से अलग अलग फॉर्म में। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, तो उस तरीके की फूड आइटम्स की भी लिस्ट बनाइए। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स, आपको ये पता चलेगा, आपको ये जानिएगा कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कॉमन है बहुत सारे राज्यों में। while some are eaten only in particular state, वहीं कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो पर्टिकुलर खास राज्य में ही खाए जाते हैं। फर्दर, what relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops, और आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन पता चल रहा है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में और लोकली ग्रोन क्रॉप्स में, ठीक है। अपने आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं, रीजन है, तो वहां पे उगे हुए क्रॉप्स में। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. ओके, आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी ट्रेडिशनल फूड ग्रो कर रहा है किसी भी राज्य में, वो बेस्ड है वहां के क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट। लाइक अब क्रॉप्स और ट्रेडिशनल फूड का अंतर समझिए। क्रॉप कहा जा रहा है अनाज को, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये हो गया क्रॉप्स। अब इनसे जो भोजन बनाया जा रहा है उसे कहा जाएगा ट्रेडिशनल फूड। ओके, जैसे चावल से हो गया, चावल को नॉर्मली चावल भी कहते हैं, भात भी कहते हैं, फिर खीर समझ लीजिए, या इडली डोसा, इस तरह की चीजें अगर बनाई गई तो वो गया फूड में कन्वर्ट कर दिया गया, क्रॉप को फूड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या किसी राज्य का ट्रेडिशनल फूड जो है वो वहां के लोकली ग्रोन क्रॉप से रिलेटेड है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। विथ डाइवर्स सॉइल एंड कल्टीमेट क्लाइमेट्स, जहां पे बहुत सारे तरीके की मिट्टियां भी पाई जाती हैं और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग है। जैसे हिमालय की तरफ जाइएगा आप तो ठंड है, राजस्थान की तरफ जाइएगा तो गर्म है, वहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइएगा तो वहां बरसात का मौसम है, साउथ में भी जाइएगा तो गर्म है। अपना भारत देश में बहुत सारा विभिन्नताएं हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो इसके रीजन्स के अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड करते हुए अलग अलग तरीके के क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। डिपेंड करता है कि वहां का सॉइल कैसा है और वहां का मौसम कैसा है, तो वहां का क्रॉप भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट, इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, अपने भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो जो भी भोजन तैयार किया जा रहा है तो वो डिपेंड कर सकता है कि वहां पे कौन सा अनाज उगाया जा रहा है। ओके, कल्टीवेशन ऑफ द फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। टेस्ट प्रेफरेंसेस, वहां के लोगों को क्या पसंद है। कल्चर, वहां का क्या संस्कृति रहा है। एंड ट्रेडिशंस, वहां का क्या परंपराएं रही हैं। तो these are the factors which influence the choice of food of any particular region, किसी खास जगह पे खाने की पसंद को इन सब कारणों से उसको इफेक्ट करता है, लाइक कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, फिर टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर, ट्रेडिशन। नाउ वी हैव read about how food are different in different regions. Now we are going to know how have cooking practices changed over time. खाना बनाने का तरीका कैसे समय अलग अलग समय पे बदलता रहा है, ठीक है, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग टाइप का होता रहा है। तो ये किस प्रकार से। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, आपको पता है, आपने जाना कि जो फूड हैबिट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर, हमारे खाने की जो पसंद है, फूड चॉइसेस है, यहाँ तक कि उसको बनाने का भी जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग राज्यों में। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम, क्या हमारे खाने खाने का तरीका या फिर खाना बनाने का भी तरीका समय के अनुसार बदलता रहा है। हम लोग इस
को एक एक्टिविटी की मदद से जानेंगे बच्चों यहाँ पे। दैट इज एक्टिविटी 3.3, लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। इट इज सेइंग प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस तैयार कीजिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और इसमें क्वेश्चन पूछे आप एल्डरली पीपल से अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो घर के बड़े बुजुर्ग जो लोग होंगे तो उनके पहले के खाने के हैबिट को और कैसे खाना भी बनाते थे, तो उन सब तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। इनसे पूछिए कि आप किस तरह का खाना आप खाते हैं और क्या कौन सा नया खाना आपने खाना शुरू किया है। व्हाट आर दी चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, पहले कैसे खाना बनता था, आपके समय में कैसे खाना बनता है। व्हाट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस, और ये इन कारणों के इन बदलाव के कारण पीछे का कारण क्या है। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। ओके, तो किसी बड़ों से ये सब सवाल पूछिए आप। अब इमेजेस हैज बीन शोन हियर। चूल्हा, ट्रेडिशनल स्टोव, पहले मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था जिसमें लकड़ी जलाया जाता था, कोयला जलाया जाता था। अब के समय में मॉडर्न गैस स्टोव हो गए हैं, गैस की मदद से जलाया जाता है। पहले के समय में सिलबट्टा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पत्थर के हुआ करते थे मसाले पीसने के लिए या किसी भी ग्रेन्यूल्स दानेदार चीज को पाउडर बनाने के लिए। अब के समय में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स का यूज किया जाता है। सो दीज आर द चेंजेस इन कुकिंग टूल्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड। आपने जो भी इंटरव्यू किया उससे क्या क्या पता चला आपको। कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिसेस। अब कुकिंग प्रैक्टिसेस को हम लोग culinary प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, तो ये समय के साथ बदलता भी रहा है बहुत। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस। ओके, तो बनाने का खाना बनाने के तरीका में ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस में। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तरीके पे, पारंपरिक तौर पे जैसे पहले बनते आया हो, जैसे मिट्टी के चूल्हे पे हो गया। और आज के समय में क्या है कि या तो हम लोग गैस वाला चूल्हा यूज कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा भी आता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के डिवाइसेस भी अवेलेबल है खाना बनाने के लिए। लाइक पकाने के लिए माइक्रोवेव भी आता है जहाँ पे कोई चूल्हा नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जा रहा है। तो दीज आर द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अच्छा खासा अंतर दिख जाता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस में। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा। पहले के समय में चूल्हा, अधिकतर खाना चूल्हा पे बनता था। Nowadays, most of us cook using a modern gas stove, जो मैंने भी आपको बताया बच्चों कि अब के समय में मॉडर्न गैस स्टोव से बनता है। Earlier, most grinding was done manually using a सील बट्टा। और वो जो पत्थर के पहले सील बट्टा हुआ करते थे, तो पहले पीसने का काम अधिकतर उन्हीं की मदद से हुआ था। ठीक है, सील बट्टा। और सील बट्टा को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है बच्चों। तो आपकी जगह पे क्या जाना जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में तो नहीं बताइएगा, वेबसाइट पे जाकर के जरूर बताइए। फर्दर, These days we can use an electric grinder for ease of grinding। तो जहां पहले सिलबट्टा का काम हुआ करता था, अब उसकी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का यूज करते हैं। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। कि अलग अलग और भी कौन से तरीके हैं हम लोग जो खाना बना सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग कर सकते हैं। Why have these culinary practices changed over time। और ये खाना बनाने का जो प्रैक्टिसेस है ये समय के साथ कैसे बदलते रहा है, क्यों बदलते रहा है। These changes may be due to factors such as technological development। इन culinary प्रैक्टिसेस के चेंजेस होने का जो कारण है, इसलिए हो सकता है कि तकनीक में बदलाव हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। फर्दर, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, अनाज को एक जगह से ले जाने के तरीका में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है, तो इसको भी एक फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। एंड बेटर कम्युनिकेशन, अब बेटर कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था भी बदली है, तो इस वजह से भी कि लोग एक अब जोर जोर से चिल्ला करके भी बता सकते होंगे कि क्या बना है क्या नहीं बना है, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। काइंड ऑफ ऐसे भी बेटर कम्युनिकेशन का क्या रोल है आई डोंट नो, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन टू मेक इट टेस्टियर। ओके, कि आप उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए। अभी के समय में बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो बेटर कम्युनिकेशन की मदद से अच्छे अच्छे खाना बनाना सिखा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट कैन बी मेंशन्ड हियर। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 3.2। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड किन किन चीजों से बना हुआ है। मेडू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। मेडू एंड मिष्टी अपने स्कूल के ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में घूमने गए। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इस फेस्टिवल का थीम था कि स्वस्थ खाओ और स्वस्थ रहो। ठीक है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। सो इस फूड फेस्टिवल में अलग अलग स्टेट के फूड आइटम्स को लगाया गया है, सबके स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो मेदू और मिष्टी भी गए हैं इस ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में, और बच्चों के माता पिता ने भी इसमें ज्वाइन किया है उन्होंने। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। अब इस फेस्टिवल्स में बहुत सारे स्टेट्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें बहुत सारे पारंपरिक व्यंजन को भी दिखलाया गया है। डॉक्टर पोशिता, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। डॉक्टर पोशिता जो कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। ठीक है, न्यूट्रिशनल यानी भोजन में मौजूद जो भी पोषण वाले तत्व हैं तो उनके बारे में जानकारी रखती हैं वो।
तो डॉक्टर पोशिता, अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो वो बच्चों को बता रही है कि जो हेल्थ है यानी स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही कीमती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर पोशिता का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब हुआ। हैव यू एवर मिस्ड अ मील? क्या आपने कभी अपने दिन का भोजन खोया है या फिर छोड़ा है? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? अगर आप किसी समय खाना नहीं खाते तो आपको कैसा महसूस होता है? वी फील टायर्ड, हमें थकावट महसूस होती है, एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, और ताकत की कमी महसूस होती है अगर हम लोग कुछ समय तक खाना नहीं खाए। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? तुम्हें क्यों लगता है कि एक मैराथन रनर जो एक रेसर जो कि मैराथन रन में दौड़ता है, वो रेस के दौरान और रेस के बाद भी ग्लूकोज का पानी क्यों पी रहा है? वो ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। अब ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, तो इसीलिए उससे हमारे बॉडी को बहुत ही जल्दी एनर्जी भी मिल जाता है, क्योंकि ब्लड जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को इजिली एब्जॉर्ब कर पाता है, फास्टली एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसलिए ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो बहुत ही जल्दी ताकत प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। और कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रमुख सोर्स है एनर्जी का, शक्ति के लिए हमारे डाइट में। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrates. So here are the sources of carbohydrates are given from cereals. We get to know about wheat, rice, maize, vegetables like potato and sweet potato, fruits like banana, pineapple and mango, and are the sources of carbohydrates. डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? आपको पता है कि जो हम लोग चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? आपको क्यों लगता है कि सर्दियों के समय में हम लोग लड्डू को एक पारंपरिक व्यंजन मानते हैं सर्दियों के समय में? क्योंकि वैसे तो जरूरी नहीं कि सर्दियों के समय में, आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड इन द बुक बच्चों, मे भी शायद पहले के समय में कुछ ऐसा साक्ष्य मिला होगा जिसमें दिखाया जाता होगा कि लड्डू को ट्रेडिशनल डिश माना जा रहा है। बेसन और व्हीट फ्लोर एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज। बेसन और फिर आटा जो है, और बेसन, आटा और घी वो मेन इंग्रेडिएंट है लड्डू का, अलॉन्ग विथ गोंद इन द एडिबल गम। ठीक है, और गोंद के भी लड्डू होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप में से कितनों ने गोंद के लड्डू खाए हैं वो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। ठीक है, तो गोंद के भी लड्डू होते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स है लड्डू के। नट्स एंड सीड्स, नट्स कहने का मतलब जैसे कैजू नट हो गया, फिर कॉमन नट हो गया, तो इसलिए सीड्स और कुछ सीड्स भी इस्तेमाल किया जाता है उसमें टेस्ट के लिए, और फिर प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड। ठीक है, घी और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं, उनको अदर तरीके अनदर काइंड ऑफ फूड में उसको रखा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फैट। सोर्सेस ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमें जो फैट मिलता है वो हम फैट हमें या तो प्लांट से मिल सकता है तो एनिमल से भी मिल सकता है। Nuts such as groundnuts, walnuts, coconuts, and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fat. So here are some examples of nuts such as walnuts, groundnuts, coconuts, and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds, which gives us fat, from which we get fat. फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। और फैट क्या होता है? एक स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी की दैट एनर्जी विच आवर बॉडी यूजेस इन द लेटर स्टेज। ठीक है, बाद में उसको इस्तेमाल करता है। बट इफ दैट फैट इज नॉट यूज्ड, बाद में अगर उस फैट का इस्तेमाल नहीं होता है तो आदमी मोटा होने लग जाता है। So here is an image given. Yes, my grandma told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm. दादी जी ने बताया है कि लड्डू जिसमें घी और नट होते हैं वो गर्मी रखने में मदद करता है। एक इमेज भी था बच्चों, some sources of carbohydrates. Okay, some here food items are given. Potato, sugarcane, banana, which we have studied here, are represented in the form of images, which are the examples of carbohydrates. Further, carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो हमें बहुत सारी एनर्जीज देते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारे एक्टिविटी कर पाते हैं। Therefore, they are called energy giving foods. इसीलिए इन्हें ताकत देने वाला फूड कहते हैं। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, तो और भी फूड आइटम्स के बारे में बताइए, पता कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। सम सोर्सेस ऑफ फैट्स और हो गए कर्ड, आलमंड्स, कैजू नट, सेसम सीड्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, पिस्ताचियोस, बटर। These are the sources from which we can get fat.
Now here is some fact about polar bear is given that it accumulate a lot of fat under the skin. ये अपनी चमड़ियों के नीचे में बहुत सारा फैट इकट्ठा करके रखे हुए रहते हैं पोलर बियर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने दो कंपोनेंट के बारे में जाना, फूड के कंपोनेंट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो दूध के बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं और दालें वाले जो दलहन वाले जो चीज है पल्सेस, वो एक गुड सोर्स है प्रोटीन का। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। ये तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको प्रोटीन्स की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ताकि वो अपने शरीर बना सके। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। लोगों को प्रोटीन जो है वो तो पौधों से भी मिल सकता है या फिर एनिमल्स से भी मिल सकता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर। अब प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है वो गया पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। Animal sources of protein are milk, paneer, egg, fish, and meat. So these are the animal sources through which we get proteins. Protein-rich foods help in growth and repair of our body. वे फूड्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और प्रोटीन हमारे बॉडी को, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए यंग वंस को और कहा जाता है कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में दिया जाए ताकि उसका बॉडी भी ग्रो करे। सो द प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और रिपेयर करने का मतलब कि अगर कहीं पे कट गया, चोट लग गया, तो उस जगह को ठीक करने में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा मदद करता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसीलिए प्रोटीन्स को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। ओके, फर्दर हियर सम प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर गिवन। नाउ द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो बढ़ते हुए बच्चों में एक प्रोटीन की सही मात्रा उन्हें दी जानी चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि उनका विकास सही तरीके से हो। ठीक है, विकास मतलब बढ़े, बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो सही तरीके से बढ़े। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। और इनमें से कौन सा फूड कंपोनेंट है जो आप डेली लाइफ में खाते हैं, पीते हैं, जैसा भी जिस भी तरीके का है। मोर टू नो, आगे कुछ दिया हुआ बच्चों। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? क्या आपने मशरूम देखा है? तो दे ग्रो इन मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कुछ फैक्ट दिया बच्चों मशरूम के रिगार्डिंग में। फर्दर, why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant based foods in our daily diet? Okay, आपको क्यों लगता है कि हमें राय दिया जाता है कि हमें अपने दिनचर्या के भोजन में फल भी रखना चाहिए, सब्जी भी रखना चाहिए, या फिर कोई ना कोई पौधे वाला अनाज भी रखना चाहिए? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. तो यहाँ पे दो केस दिया हुआ है, दो ऐसा घटना दिया हुआ है जिसकी मदद से हम लोग इस चीज को समझेंगे। इन अर्लियर टाइम्स, केस वन इज इन अर्लियर टाइम्स, पहले समय में, ड्यूरिंग लॉन्ग वेजेस, जब लोग लंबी लंबी दूरी तक समुद्री रास्ता से तय किया करते थे, सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। तो जो नाविक हुआ करते थे उन लोगों के इस मसूड़ों से, दांत के जो मसूड़ा होता है उसमें से खून बहने लग जाता था। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746, ठीक है, तो ये 1746 का बात किया जा रहा है बच्चों, आज से लगभग 225 साल पहले। तो 1746 में एक जर्नी के दौरान में स्कॉट के फिजिशियन थे जेम्स लिंड। ठीक है, तो जेम्स लिंड स्कॉटलैंड के एक फिजिशियन थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो नाविक जिन्होंने लेमन्स और ऑरेंजेस खाए थे, ठीक है, लेमन्स यानी नींबू और संतरे जिन्होंने खाए थे, तो उनको ये जो मसूड़ा से खून निकलने का जो परेशानी था वो उनमें नहीं दिखाई दिया। ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। तो ये मसूड़ा का फूल जाना या फिर उसमें से खून निकलना, ये एक बीमारी का सिम्टम है जिसे हम लोग कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, इसमें मसूड़ा से खून निकलता है। लेकिन जिन्होंने लेमन और ऑरेंजेस का सेवन किया था तो उनमें ये सिम्टम नहीं देखने को मिला। व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन? तो अब ये केस वन से क्या पता चल रहा है? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? स्कर्वी को किसने ठीक किया? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। अब जो भी सेलर्स ने जो भी लेमन और ऑरेंज कंज्यूम किया तो उसकी मदद से स्कर्वी ठीक होने में आसानी हुआ। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस। विटामिन सी जो है हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज, और ये फ्रूट जो है हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। केस टू, ओके, तो केस वन में हमने जाना कि कैसे स्कॉट के कुछ ग्रुप था जो कि वॉयज पे गए हुए थे, तो उनको इस स्कर्वी के बारे में जानकारी मिला, और फिर लेमन विटामिन सी वाले फूड आइटम्स के बारे में जानकारी मिला। अब केस टू है 1960 का। Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. ठीक है, तो हिमालय के पहाड़ियों में और उसके प्लेन्स वाले क्षेत्र में, ठीक है, हिमालय के प्लेन्स वाले क्षेत्र में, वहां के लोगों के गले के नीचे सूजन आने लग गई थी।
ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कैसे गले के नीचे में सूजन आया हुआ इसको इमेज के जरिए दिखाया गया है। As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for iodized salt. तो इस तरीके का लक्षण दिखने के बाद भारत सरकार ने जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी आयोडीन युक्त नमक जो है बांटने का जिम्मेदारी उठाया। और ये जो स्वेलिंग था बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं ग्वेटर, ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से ये ग्वेटर होता है। तो भारत सरकार ने आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो कम दामों में ग्राहकों तक पहुंचाया उसे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? तो जो केस 2 था उससे क्या पता चल रहा है बच्चों? You may have learnt about iodized salt through newspapers. आपने iodized salt के बारे में जानते होंगे, चाहे आप उसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स प्रचार के माध्यम से जानते हैं, या फिर किसी भी चीज के बारे में जहां पे नमक के बारे में लिखा हुआ है, या फिर अगर आपने नमक का पैकेट भी देखा होगा तो उस पे भी उसमें जो भी जानकारी लिखी हुई है उसके माध्यम से जानते हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salts of iodine. ठीक है, तो iodized salt जो है कॉमन सॉल्ट ही है, लेकिन इसमें आयोडीन की मात्रा रिक्वायर्ड अमाउंट में दी गई है। जो भी पर्टिकुलर रीजन में जितना भी अमाउंट जाना चाहिए, आयोडीन की मात्रा जानी चाहिए, तो उस मात्रा में आयोडीन उस पैकेट में डाला गया है। लेट्स सो हियर फ्यू मोर टू नो, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि सॉल्ट फार्मिंग जो है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ट्राइबल कम्युनिटी का, अगरियाज का ये एक ट्राइबल प्रैक्टिस है सॉल्ट फार्मिंग। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। और ये जो अगरिया समुदाय है, तो ये सॉल्ट फार्मिंग का प्रैक्टिस करते हैं रन ऑफ कच्छ में और गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, समुदाय आदिवासी समुदाय है बच्चों। फॉर 8 मंथ, 8 महीनों तक दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, तो ये लगातार 8 महीनों तक वो चिलचिलाती गर्मी में रहते हैं उस रेगिस्तान के। एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और बड़ी मेहनत से वहां के समुद्र से नमक निकालते हैं। How would you find that more about other food components that protect our body from various diseases? Okay, so these are the food components which have been read till now. अभी तक हम लोगों ने different type of food components के बारे में जाना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, आयोडीन हो गया। Okay, now we are going to know about minerals, I think. Okay, so उससे पहले एक एक्टिविटी है बच्चों कि let us conduct a survey। ठीक है, एक सर्वे है, तो इस सर्वे का टेबल भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये सर्वे है। स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 इसी के बाद किया जा रहा है। इस चार्ट को रीड कीजिए और एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेस ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, और इसको फिर रीड कीजिए और सर्वे कीजिए, जो भी बच्चे इसको कीजिए ग्रुप एक्टिविटी। और ये चार्ट बहुत ही यूजफुल है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, इसको इस चार्ट के रिगार्डिंग में ये कहूंगा, इस चार्ट को अपने बुक से अच्छे से चार्ट डालिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। फर्दर फ्रॉम फिगर 3.5, ऊपर का जो फिगर था 3.5, यू हैव लर्नड दैट विटामिन ए, B1, C एंड D and minerals calcium, iodine, iron are two groups of food components. Okay, तो जो A, B, C, D ये सब है, ये सब विटामिन कहलाए, और कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयोडीन, आयरन, पोटाशियम, ये सब जितने भी हो गए इन्हें हम लोग कहते हैं मिनरल्स। और ये दो ग्रुप ऑफ फूड कंपोनेंट्स है एंड दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। ठीक है, छोटी छोटी मात्रा में ही, लेकिन ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, ये विटामिन भी और मिनरल्स भी। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स? ठीक है, अब डिजीज यानी अगर इन मिनरल्स की कमी हो जाए या विटामिन की कमी हो जाए तो इन बीमारियों को हम कैसे दूर करेंगे? ठीक है, और डिसऑर्डर्स, इन कमी की वजह से कुछ भी बॉडी में मिक्स माल फंक्शन होता है तो उसको कैसे दूर करेंगे? सो हियर फॉर एग्जांपल्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C एंड विटामिन D। ठीक है, ग्राफिकल एग्जांपल्स दिए हुए बच्चों, इसको रीड कीजिएगा, इसको याद करने में आसानी रहेगा। फर्दर food components that provide energy, support, growth, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients। ठीक है, वो फूड कंपोनेंट्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है, हमें हमारे घावों को रिपेयर करते हैं एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, और हमारे शरीर को बीमारियों से भी बचाते हैं, और हमारा शरीर भी सही तरीके से काम करे। इन सब चीजों को जो ध्यान रखता है, जो फूड कंपोनेंट्स ध्यान रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, और क्यों? सिर्फ कॉमन सा एग्जांपल दूंगा मैं बच्चों यहाँ पे कि अगर आप लोगों को कभी बुखार हुआ है तो आप समझ गए होंगे बुखार में शरीर पूरा तपने लग जाता है, इतना तपने लगता है कि आप उठ तक नहीं पाते होंगे। ओके, तो लेकिन वही दवा खाने के बाद बहुत ही आराम मिलने लग जाता है। सो दीज आर द फूड कंपोनेंट्स और द मिनरल्स और विटामिन विच डिफिशियंसी, जिसकी कमी की वजह से हम लोग या तो पड़े रह गए या फिर जिसकी सही मात्रा में मिलने की वजह से हम लोग ठीक भी हो गए। ओके, तो फूड कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बढ़ने में मदद करते हैं, हमें रिपेयर करते हैं, हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, ऐसे फूड कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स।
द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड में जो पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके सोर्सेस के बारे में हमने अभी जाना ऊपर में बच्चों। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स को जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीमारियों से बचाने में। ठीक है, बाकी सब बीमारियां ना होने में मदद करती हैं, लाइक जो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इस तरह की जो भी चीजें हैं तो वो सब बीमारियां ना होने में मदद करती हैं। These nutrients protect our body from diseases and keep us healthy। ठीक है, तो ये विटामिन और मिनरल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। Your parents may have advised you to have milk, green vegetables। आपके माता पिता ने आपको कई बार कहा होगा दूध पीने के लिए, हरी सब्जियां खाने के लिए, फल खाने के लिए, होल ग्रेन्स रेगुलरली। अब होल ग्रेन्स कहने का जैसे ओट हो गए, ठीक है, उस तरह की चीजों को भी अंतर कुछ समय पे खाते रहने के लिए। These food items are some sources of vitamins। अब ये फूड आइटम्स जो है विटामिन के सोर्सेस हैं, and minerals, although vitamins and minerals are required in small amounts। देखिए जहां जैसा भी हो, विटामिन और मिनरल्स कम मात्रा में ही लेकिन जरूरत है हमारे शरीर के लिए। दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ये बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आपको कच्चा और पका हुआ खाना में क्या अंतर दिखता है? ठीक है, अब पका हुआ बच्चों दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए कि गोभी का फूल है, ठीक है, गोभी का सब्जी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हियर गोभी हो गए, तो गोभी को कॉलीफ्लावर और फ्लावर वाला सब्जी है, ठीक, गोभी का फूल है। तो मान लीजिए कि उसको कच्चा उबाल दीजिए और उसको कच्चा मसाला के साथ पकाइए फिर। ठीक है, तो उसको पकाया गया दो तरीके से, या एक तो उसको उबाला गया और दूसरा उसको मसाला के साथ पकाया गया। दोनों के टेस्ट में भी अंतर रहेगा और न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी में, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके क्वांटिटी में भी अंतर रहेगा। ओके, तो रॉ फॉर्म में, यानी जब वो कच्चा था तब तो एक ही जैसा था, लेकिन उसको पकाने का तरीका अलग अलग था, तो जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स में भी अलग अलग के अंतर दिखेंगे। तो व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स। कच्ची और पकी हुई सब्जियों में क्या अंतर दिखता है? हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर। आपने कभी ध्यान दिया है कि सब्जियों की चमक जो है वो कम हो जाती है, और बिकम सॉफ्टवेयर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड, और पकने के बाद वो बहुत ही नरम हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा कड़क नहीं रहते हैं वो। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन सी हो गया और भी कुछ है जो कि ज्यादा गर्म करने पे वो खो जाते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट। तो क्या ये समझदारी की बात नहीं रहेगी कि कच्चा फल और सब्जियों को भी अपने खाने में इंक्लूड किया जाए? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। अब कटे हुए या छिले हुए सब्जियों को या फलों को धुलने से भी उसके विटामिन को भी उसमें से भी विटामिन का लॉस होता है, लेकिन धुलना जरूरी है बच्चों, ताकि उसके ऊपर का जर्म्स भी जा सके। अगर तो इतना डीपली भी नहीं सोचेगा कि वॉश करें या ना करें, धुल के ही खाइए, चाहे वो कोई भी फल हो या फिर सब्जी हो। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption। कि खाने से पहले उसे अच्छी तरीके से धुल। Do we obtain all nutrients from plants and animals? क्या हमें प्लांट्स और एनिमल्स से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है मिष्टी से मेदू। ओके, तो नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। तो इसमें मिष्टी जवाब दे रही है मेदू को कि नहीं मेदू, न्यूट्रिएंट्स जैसे नमक है वो हमें या तो समुद्री के पानी से मिलते हैं या फिर चट्टानों से मिलते हैं। ओके, रॉक सॉल्ट जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो सॉल्ट जो है कम मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जरूर पाया जाता है, लेकिन उसको प्रोडक्शन में नहीं लाया जाता, उससे सॉल्ट्स बनाए नहीं जाते हैं। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली डेवलप्ड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। वहीं जो विटामिन डी होता है हम लोग अपने आप को धूप में रख करके उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी चीज को खाने की जरूरत नहीं रहेगी। फर्दर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। जो भी फल या सब्जियां होती हैं उसमें डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, यानी जो खाने को पचाने में मदद करती है। फाइबर्स यानी रेशे, ये तो जो खाने को पचाने में मदद करती हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल टू अस। अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो डाइटरी फाइबर्स है तो वो कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। अब फाइबर्स के लिए तो सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चे। यहाँ पे समझ लीजिए कि एक एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल को आप दो तरीके से खा सकते हैं, या तो उसको छिल करके या तो बिना छिल करके। अगर आप उसे बिना छिले खा रहे हैं, छिलके के साथ खा रहे हैं, तो उसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा रहेगी। वहीं अगर आप उसमें छिलकों को छिल दे रहे हैं तो उसमें से आपने फाइबर को हटा दिया, आप बस उसके बाकी के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फाइबर बहुत कम मात्रा में जा रहा है, बहुत ही कम, ठीक है, ये समझिएगा बहुत ही कम। इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स,
आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने जाना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनके अलावा हमारे बॉडी को फाइबर्स की भी जरूरत होती है, एंड वाटर, पानी की भी। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स जिन्हें हम लोग रफेज भी कहते हैं, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। अब ये कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता है हमारे शरीर को, बस खाने को पचने में मदद करता है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। However, they are an essential component of our body. लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शरीर का एक बहुत ही essential component है। They help our body get rid of undigested food. ये हमारे शरीर से जो भी पचे हुए खाने नहीं है, undigested food है, and it's more smooth passage of stools. अब stools यहाँ कहा जा रहा है बच्चों, और क्या कहेंगे, जो टट्टी को, ठीक है, आसान शब्दों में बस इतना आप लोग भी जानते हैं, इसको टट्टी को कहा जा रहा है, स्टूल्स को, ठीक है। तो उसके पास होने में शरीर से स्टूल्स जो है वो आसानी से पास हो सके, तो ये जो फाइबर से मदद करता है। रफेज इन फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये जो भी हमारे प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, तो इनमें बहुत सारी मात्रा में रफेज पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती वाली सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, ताजी फल, होल ग्रेन्स पल्सेस, दाल वाले अनाज, एंड नट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ रफेज, ठीक है। नट्स यानी जैसे वही वॉलनट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, तो इस तरीके के जितने भी नट्स हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम सोर्सेस ऑफ गुड एंड बेस्ट सोर्सेस ऑफ रफेज। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड, ठीक है, तो वो फूड जो कि लोकल में ग्रो किया हुआ है और पौधों से, खास करके प्लांट बेस्ड है, to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। तो ये सिर्फ हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट और एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ओके, अब कैसे? माय ग्रैंडमा हैज डिफिकल्टी इन पासिंग टूल। अब मेडू जो है यहाँ कुछ सोच रहा है। मेडू क्या सोच रहा है कि इसकी दादी को स्टूल पास करने में दिक्कत आता था। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। तो अब इसको ये बातें याद आ रही हैं कि अब इसको पता चला कि डॉक्टर ने उसे ज्यादा फाइबर वाली खाने के लिए कहा था। ओके, सो हियर इज अ टर्म बच्चों कि लोकली ग्रोन फूड और प्लांट बेस्ड फूड को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, ताकि एनवायरमेंट और प्लांट की भी रक्षा हो सके और हमारा हेल्थ जो है वो हेल्दी रह सके। तो एनवायरमेंट और प्लांट की रक्षा कैसे हो पाएगी अगर आप लोकली ग्रोन फूड को कंज्यूम कर रहे हैं? तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस चैप्टर के समरी में वेबसाइट पे जाकर के। फर्दर, वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट। पानी, जल जो है वो हमारे डाइट का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, ठीक है, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है। इट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये हमें भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हमारे शरीर को, ठीक है, शरीर को मदद करता है भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये वाटर जो है हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है पसीना और पेशाब के रास्ते। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। हमें सही मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। What are the food sources that provide water to our body? ठीक है, तो पानी, नॉर्मल पानी के अलावा भी बहुत सारे फूड सोर्सेस हैं जिसमें वाटर का मात्रा बहुत होता है, जो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। तो कुछ एग्जांपल्स आप जरूर बताइए, लिखिएगा जरूर। सो हियर इज अ साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, कोलुथुर गोपालन, ठीक है, कोलुथुर गोपालन। ये कम से कम 500 इंडियन फूड्स को इन्होंने एनालाइज किया। आई थिंक ये मिड डे मील सिस्टम जो चलता है सरकारी स्कूलों में, ठीक है, तो इसमें इनका योगदान था। तो इसको रीड कीजिएगा बच्चों। फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कि हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं फूड में, उसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो बच्चों, यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और सीखने को जरूर मिल रहा है तभी आप यहाँ पे बने भी हुए हैं, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑलराइट, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कौन कौन से कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कौन से फूड में। Some nutrients like starch, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे स्टार्च, a type of carbohydrate, ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट, ठीक है, तो ये इन सबको जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको हम लोग छोटे से सिंपल सा टेस्ट से पता कर सकते हैं कि किस फूड में प्रेजेंट है, किस फूड में नहीं प्रेजेंट है। While others can be detected only in a well-equipped laboratory, वहीं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल्स हैं जिन्हें हम लोग सिर्फ एक बढ़िया से सुसज्जित लेबोरेटरी में ही पता कर पाएंगे। ये सुसज्जित मतलब कि वहां पे हर तरीके का इक्विपमेंट्स अवेलेबल है बच्चों। Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कैसे हम लोग स्टार्च का पता कर सकते हैं, फैट का पता कर सकते हैं और प्रोटीन का कुछ फूड आइटम्स में।
ओके, सो टेस्ट फॉर स्टार्च, तो टेस्ट को स्टार्च का पता करने के लिए here's an activity. Take a small quantity of the food items such as the slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter and crushed coconuts. So these are the food items जिनकी कुछ मात्रा में या फिर किसी एक को भी आप कलेक्ट कीजिए. You can take other food items for testing. इसके अलावा भी आप किसी को जानकारी रखते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा या फिर उसमें स्टार्च का टेस्टिंग करना है तो आप उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं. प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश. ठीक है, जितने भी आइटम्स आपने कलेक्ट किए, ये पीस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, स्लाइस, बॉइल्ड राइस, तो इसको अलग अलग डिश में रखिए. विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम. और हर फूड आइटम पे आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन करने का मतलब नमक का घोल. ठीक है बच्चों, आयोडीन का सॉल्यूशन हर एक फूड आइटम पे. और यहाँ पे कॉमन नमक का घोल को यूज कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन एक अलग भी होता है जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आयोडीन ही होता है. तो इसको 2-3 बूंदों को हर फूड आइटम पे डालते जाइए. हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अ ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो कुछ फूड आइटम्स पे ब्लैक कलर के पैचेस बन चुके हैं और तो वो ब्लैक कलर दिखा रहा है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है. ऑलराइट, फर्दर, सो दिस इज द टेस्टिंग फॉर द स्टार्च इन एनी फूड आइटम कि अगर आयोडीन डालने के बाद उस फूड आइटम में ब्लू ब्लैक कलर का पैच दिखता है, इंडिकेट कलर आ रहा है, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. नाउ टेस्ट फॉर फैट. अब फैट को टेस्ट करने के लिए एक्टिविटी क्या है कि टेक ए स्मॉल पॉट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अब जो भी आपने स्टार्च के लिए यूज किया जो जिन फूड आइटम्स को, तो उसमें से फिर से छोटा छोटा फूड आइटम लेकर के अलग डिश में रख दें. ठीक है, प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर. और उन सबको एक सेपरेट एक अलग पीस ऑफ पेपर में रख दे, एक अलग कागज के टुकड़े में रख दे बच्चों. ठीक है, डिश में नहीं, इस बार अलग कागज के टुकड़े में. रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट. उस फूड को अच्छे तरीके से लपेट दें और उसको दबा के रख दें. बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर. इस बात का ध्यान रखिए कि वो दबाने से वो पेपर फटे नहीं. इफ अ फूड आइटम कंटेन्स अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई. और अगर उस फूड आइटम में थोड़ा सा पानी की भी मात्रा है तो उस पेपर को सूखने के लिए दे. Does the paper develop an oily patch? What do you think is the reason for this patch? आप नोटिस कीजिएगा कि इतने सारे फूड आइटम्स में से किसी ना किसी फूड आइटम में पेपर के ऊपर ऑयली पैच, तेल का धब्बा बन चुका रहेगा. तो उस तेल का धब्बे के पीछे का कारण क्या है? इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम. अगर किसी फूड आइटम में ऑयल यानी तेल और बटर यानी मक्खन जैसी चीजें प्रेजेंट हैं, इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर. तब वो पेपर पे एक ऑयली पैच छोड़ देता है. नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. और अब उस पेपर को लाइट की तरफ करके देखिए. कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच. क्या आप उस जो धब्बा बना हुआ है उसमें से हल्का फुल्का ज्यादा मात्रा में लाइट आते हुए देख पा रहे हैं? एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. और उस ऑयली पैच का मतलब होगा उस पेपर पे कि उस फूड में जो है फैट प्रेजेंट था. Which of these items contains fat? ठीक है, तो और बाकी की जो भी फूड आइटम्स हैं लिस्टेड हैं इस एग्जांपल में लिए गए हैं, तो और किस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके एक्टिविटी कन्वर्ट करके एक्टिविटी कंक्लूड करके उसको आप लिखिएगा जरूर. नाउ वी आर गोइंग टू रीड फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स. ठीक, कि कैसे किसी फूड आइटम में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे. तो बच्चों इसमें कुछ प्रिकॉशन लेने वाला एक्सपेरिमेंट है ये, लाइक कि दीज केमिकल्स, जो केमिकल टेस्ट के लिए यूज करेंगे उसको अच्छे से संभाल के रखना है और किसी केमिकल को डायरेक्टली नहीं टच करना है. एंड इफ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड टू आवर बॉडी इमीडिएटली वॉश अफेक्टेड एरिया विद वाटर. अगर कोई केमिकल गिर भी जाता है तो उसे तुरंत ही पानी से धुले. डू नॉट पुट एनी दीज केमिकल्स इनटू योर माउथ. किसी भी केमिकल को मुंह में ना रखें. सो दीज आर द फ्यू केमिकल्स व्हिच यू विल हैव टू कंसीडर बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. अब एक्टिविटी क्या कह रहा है कि टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज. जिन फूड आइटम्स को हम लोगों ने लिखा है, जिन फूड आइटम्स का हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किया, स्टार टेस्ट किया, फैट टेस्ट किया, अब उसी फूड आइटम का हम लोग प्रोटीन टेस्ट भी करेंगे. तो मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल और मोटार. ये तो पेस्टल और मोटार की मदद से या तो पेस्ट बना लीजिए या तो उसका पाउडर बना लीजिए जितने फूड आइटम्स थे. पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब. और हाफ टी स्पून कहने मतलब कि आधा चम्मच फूड आइटम जो है सबको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखें. Add 2-3 teaspoons of water to each test tube and shake them well. 2-3 चम्मच पानी सब में मिलाएं और उसको अच्छे से हिला दें. Add 2 drops of copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का 2 बूंद उसमें डालें. To each test tube using a dropper. ड्रॉपर की मदद से हर टेस्ट ट्यूब में. Now take another dropper and add 10 drops of caustic soda solution to each tube. ठीक है, और अब 10 ड्रॉप जो है कॉस्टिक सोडा डालें हर ट्यूब में. पहले क्या डाला गया? कॉपर सल्फेट डाला गया है और वो भी 2 बूंद, और इस बार कॉस्टिक सोडा डालना है 10 बूंद और सबको अच्छे से शेक कर लेना है. एंड लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब फॉर अ मिनट अगो.
ठीक है, तो 1 मिनट के लिए इन दोनों केमिकल्स को मिलाने के बाद उन फूड आइटम्स के साथ में 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो हेयर वेरी बहुत बढ़िया है, एक वेल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम इमेज दिया हुआ है बच्चों कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को प्रिकॉशन के साथ परफॉर्म करना है। What did you observe? Now what will we observe? Did the content of some test tubes turn violet? क्या किसी टेस्ट ट्यूब का कंटेंट जो है वो वायलेट में बदल गया? This violet color indicates the presence of proteins in the food item. अब ये वायलेट कलर बनना दिखा रहा है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम में। Write your observations in table 3.3. अब टेबल 3.3 में अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखिएगा बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा इस टेबल को। फर्दर व्हाट कंक्लूजंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द टेबल 3.3? और इस टेबल से क्या कंक्लूजन निकलता है? Which food items show the presence of more than one nutrient? जिन इतने सारे फूड आइटम्स को हम लोगों ने कलेक्ट किया था और इन फूड आइटम्स में किसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे किसमें स्टार्च भी प्रेजेंट है, किसमें फैट भी प्रेजेंट है, या फिर किसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है। इस तरीके से एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कितने फूड आइटम्स में। Which food items show the presence of both proteins and fats? किस फूड आइटम में दोनों चीजें, प्रोटीन भी और फैट भी। पीनट्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स। पीनट्स जो है उसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं और फैट भी पाए जाते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी भोजन हम लोग खा रहे हैं उसमें एक से अनेक न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अनेक न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या कोई फूड आइटम है जिसमें ये कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जा रहा है? ठीक है, तो वैसे फूड आइटम्स को हम लोग रफेज वाले फूड आइटम्स कहते हैं बच्चों, ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली? ठीक है, तो ऐसा कौन सा फूड है जिसको आप लोग डेली भी खाते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो अभी जैसे हम लोगों ने स्टार्च, फैट और प्रोटीन का टेस्टिंग जाना, तो और भी फूड्स के बारे में पता कीजिए जो जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहते हैं। और ये टेबल 3.3 इसको क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बैलेंस्ड डाइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, टेस्टिंग के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में, फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में। अब बैलेंस डाइट। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन? सभी लोगों के लिए जो खाने की जरूरत होती है क्या वो बराबर है? ठीक है, आर द सेम, क्या वो बराबर है? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या तुम्हें या फिर तुम्हारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, क्या उनको भी सेम अमाउंट, क्या सेम मात्रा में खाना खाने की जरूरत है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू द एज। अब खाने की जो भी जरूरत होती है या खाने का जो भी प्रकार होता है वो डिपेंड करता है एज पे, जेंडर पे, फिजिकल एक्टिविटी पे। ठीक है, एज कहने का मतलब कि आप किस उम्र पे हैं, जेंडर आप किस जेंडर के हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप किस तरीके का काम करते हैं, हेल्थ स्टेटस आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, लाइफ स्टाइल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है। तो इन सब के पे ध्यान रखते हुए जो है ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। तो हम लोग एक एक्टिविटी अब यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी मदद से जानेंगे। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में बच्चों एक सप्ताह में जो भी फूड कंज्यूम किया गया था उसके लिए टेबल तैयार किया गया था, उसके लिस्ट तैयार किया गया था। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो आपने टेबल तैयार किया था तो उसमें ये देखिए कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने पढ़े या फिर जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स जिन भी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या उस फूड में अवेलेबल है वो? इफ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड। और अगर नहीं है तो पता कीजिए कौन सा न्यूट्रिएंट या फिर फूड कंपोनेंट ऐड करने का जरूरत है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट और फूड कंपोनेंट कहने का मतलब कि प्रोटीन हो गया न्यूट्रिएंट, और जिस बीन्स से वो प्रोटीन या फिश से या मिल्क से वो प्रोटीन ले रहे हैं वो हो गया फूड कंपोनेंट। अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वो भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एसेंशियल जो काम की जो सबसे जरूरतमंद न्यूट्रिएंट्स है वो पौष्टिक आहार जो है वो मौजूद है उसमें, चाहे वो रफेज हो, एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, सही मात्रा में प्रेजेंट रहे ताकि शरीर सही तरीके से बढ़ सके और विकास हो सके, तो उसी डाइट को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस्ड डाइट? तो आपने जो भी टेबल बनाया था, जो भी चार्ट आपने तैयार किया था, तो अगर वो बैलेंस डाइट नहीं लग रहा है तो उसमें आप और क्या बदलाव कर सकते हैं?
Now further activity, read the nutritional information given below for a packet of potato wafers. तो ये पोटैटो चिप्स है, आलू का चिप्स दिया बच्चों, और एक चना का पैकेट दिया हुआ है, और इनकी न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कि कितने 100 ग्राम में एनर्जी कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, डाइटरी फैट कितना है। तो ये दिया हुआ है दोनों के रिगार्डिंग में, पोटैटो वेफर्स के रिगार्डिंग भी और चना के रिगार्डिंग भी। और तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी सबसे ज्यादा चिप्स में सबसे ज्यादा है, और चना में चिप्स के कंपैरिजन में कम है, और लेकिन फैट सबसे ज्यादा जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो अगर वेस्ट नहीं होगा, जो यूटिलाइज नहीं होगा, तो इंसान में मोटापा बढ़ा सकता है, तो वो फैट की मात्रा पोटैटो चिप्स में ज्यादा है, और वो फैट की मात्रा चना में कम है। यानी कि एनर्जी ज्यादा तो मिलेगा चना से हमें, लेकिन फैट ज्यादा जरूरी, जो फैट वैसे भी ज्यादा जरूरी नहीं रहती है, क्योंकि स्टोर्ड फैट उसको एनर्जी कहते हैं। तो चना जो है वो ज्यादा हेल्दी है इन कंपैरिजन टू पोटैटो चिप्स। फर्दर, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन द फूड पैकेट्स गिवन अबव, तो जो भी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उन दोनों फूड पैकेट्स का, विच फूड वुड यू चूज एंड व्हाई, अब कौन सा फूड जो है चूज कीजिएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों मोस्ट ऑफ यू विल चूज पोटैटो वेफर्स। मैं भी पहले पोटैटो वेफर्स चूज करूंगा, बाद में रोस्टेड चना खत्म कर दूंगा। फर्दर, सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। देखिए, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, ठीक है, कैलोरीज कहने का मतलब कि एनर्जी। ओके बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये किलो कैलोरी, तो एनर्जीज हैं उसमें ज्यादा होती हैं, क्यों, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है या फिर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। बोथ आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी देता है शरीर को। मोरओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, तो एनर्जी तो हमें ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसमें प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन और डाइटरी फाइबर्स जो है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स, और ऐसे फूड्स को हम लोग कहते हैं जंक फूड्स, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं रहते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। वो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बच्चों, तो ये इन सबको भी जंक फूड में कंसिडर किया जाता है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर एंड फैट तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर जो वो प्रेजेंट नहीं रहता है। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर अवर बॉडी। ठीक है, तो ये आप लोग जो डिस्कशन करते हैं कि पत्ता भी बर्गर में रहता है, ब्रेड भी बर्गर में रहता है, फिर जो भी आलू का पैटीज है वो भी बर्गर में रहता है, और जो अलग अलग दिखाते हैं कि हेल्दी डाइट एंड बैलेंस डाइट, नहीं, तो जो बर्गर बनाया गया उसमें स्मॉल अमाउंट में मिलाया गया है उसको, ठीक है, और डाइट में उसे आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखिएगा, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग ही हैं वो। ये तो इसको ऐसे कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा, और हेल्दी डाइट ज्यादा रखिएगा। फर्दर, दे कैन मेक पर्सन ओबीज, ये जो टर्म है बच्चों OBESC, इसको पढ़ेंगे हम लोग ओबीज, और ओबीज का मतलब है मोटापा। तो सिर्फ एनर्जी कलेक्ट करते जाना और प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स ना लेना, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो मोटा होते चला जाएगा। सच अ पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ऐसे इंसान को बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिताज स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो स्टार्टिंग में ही डॉक्टर पोशिता ने कहा था कि हेल्थ जो है वो एक बहुत ही अल्टीमेट वेल्थ है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो जंक फूड को अवॉइड करना और एक बैलेंस डाइट खाना हमारे एक शरीर को स्वस्थ रखता है। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आगे की जिंदगी, खुशनुमा जिंदगी जीने में भी आसानी रहेगी। Which of the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food? तो 3.9 एक्टिविटी में आई थिंक ये पोटैटो चिप्स वाला ही में, जस्ट वन बच्चों, हाँ ठीक है, जो टेस्टिंग में हम लोगों ने जिन फूड आइटम्स को कंसिडर किया है बच्चों, तो उस प्लेट के लिए है कि कहाँ गया, गायब हो गया। Which of the two foods you studied in table activity 3.9 could be labeled as junk food? उनमें से किस फूड को जंक फूड कहा जा सकता है? पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। जो भी पैक वाले फूड आइटम्स होते हैं, तो उसमें जानकारी रहना जरूरी है, ठीक है, ये सरकार के द्वारा नियम है। और सिर्फ सरकार के द्वारा नियम रहे या ना रहे, लोकल, ठीक है, पैकेज फूड आइटम अगर लोकली भी ग्रो किया जा रहा है, लोकल के लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको भी पता रहना चाहिए कि उन तक सही चीज पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर वो जानकारी नहीं भी है तो वो भी जानकारी जरूर पता करें, और अगर नहीं पता चल रहा है तो वो सामान को खरीदे भी नहीं। फर्दर, द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो ये जो सरकार के द्वारा जानकारी दी जाती है कि न्यूट्रिएंट का इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, तो वो हर न्यूट्रिएंट का जानकारी रहना चाहिए। अगर बच्चे तो इसको रीड कीजिएगा, कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके पूछिए। फर्दर, द पॉइंट इज 3.5 मिलेट्स, ठीक है, तो मिलेट्स को हम लोग कहते हैं ज्वार,
ठीक है, ज्वार बाजरा रागी इस तरीके की चीज, तो मिलेट्स को हम लोग कहते हैं ज्वार बाजरा। न्यूट्रिएंट्स रिच सीरियल्स, और ये अनाज वाले क्या कहेंगे इन्हें, अनाज है और सबसे पोषित वाले अनाज है, ठीक है। न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़िया मात्रा में इसमें प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट ऑफ ज्वार बाजरा रागी एंड सानवा, तो ये कुछ अनाजों के नाम है, ज्वार बाजरा रागी एंड सानवा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये भारत के पाए जाने वाले प्रमुख नेटिव क्रॉप्स हैं। दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, और इन क्रॉप्स को जो है आसानी से कल्टिवेट किया जा सकता है भारत के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले स्टेट्स में। These highly nutritious grains are also called millets. तो इन न्यूट्रिशनल गुड्स को यानी ज्वार बाजरा रागी सानवा, इन सारे ग्रेन्स को हम लोग मिलेट्स भी कहते हैं। Have you ever had food items made from these millets? क्या आपने कभी मिलेट से बना हुआ कोई फूड आइटम खाया बच्चों? Millets are small sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries. अब सैकड़ों सालों से मिलेट जो है भारतीय देश के परिवारों में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट के रूप में अनाज की तरह काम किया है। ये छोटी आकार का दानादार अनाज है। They have regained popularity due to their numerous health benefits. अब मिलेट्स को है फिर से लोकप्रियता मिल रही है क्योंकि इनके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे फायदे हैं मिलेट से। They are good sources of vitamins. ये विटामिन्स के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। Minerals like iron and calcium. They are also very good sources of minerals like iron and calcium. And dietary fibers as well. और साथ में फाइबर्स के भी। That is the reason they are also called nutri cereals. इसलिए मिलेट्स को जो है न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। ओके, तो इनकी रिगार्डिंग में मिलेट्स के रिगार्डिंग में ये जानकारी रखिए बच्चों कि दे आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, iron and calcium and dietary fibers. All of these components are available in single millet crop, सिर्फ मिलेट के क्रॉप में। They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of the body. ये अच्छी तरीके से एक बैलेंस डाइट के तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारा बॉडी जो सही तरीके से काम कर सके। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने जाना बच्चों कुछ मिलेट के बारे में, और मिलेट को हम लोग अपने बैलेंस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ फूड माइल्स, ठीक है, फूड के द्वारा जो सफर तय किया जा रहा है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, खेत से हमारे प्लेट तक, या फिर फार्म टू माउथ, ठीक है, खेत में जो काम कर रहे हैं उनके पास जो अनाज है वो उसको खेत से मुंह में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको वहां पे प्लेट में ही परोसा जाए। फर्दर, हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू अ प्लेट, कैसे भी कोई भी अनाज खेत से हमारे प्लेट तक कैसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ में जो फार्म टू माउथ जो कहा बच्चों, खास करके ये फल और सब्जियों के लिए है, ठीक है। अब चावल दाना कच्चा वहां खेत में माउथ में जा रहा है, लेकिन वो कच्चा उतना टेस्टी रहेगा नहीं। तो अब ये भोजन जो है ये खेतों से हमारे प्लेट तक कैसे आ रहे हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस सब प्रोसेस में क्या से स्टेप इन्वॉल्व है। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस सब प्रोसेस में कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन खेतों में अनाज उगा दे रहा है या कौन उनको छोड़ के चल जा रहा है। Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm? क्या आपको पता है कि जब अनाज को छिड़का जाता है खेत में, उस समय से लेकर के उस अनाज यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ जो बुक में है, गेहूं के लिए, गेहूं के बीज के लिए, कि गेहूं के बीज को जब खेत में छिड़का जाता है और उस बीज को आटा बनने तक, ठीक है, उस आटे को प्लेट में रोटी के रूप में आने तक कितना समय लगता है। Let us look at figure 3.10 to understand the entire process of making one chapati that we eat. ठीक है, तो जो चपाती हम लोग खाते हैं तो वो खेत से हमारे प्लेट तक कैसे आ रही है। फार्मर ग्रोइंग व्हीट, किसानों ने अनाज उगाया। थ्रेशिंग एंड विनोइंग फॉर ग्रेन्स, अब उस अनाज को उन्होंने साफ किया, ठीक है, थ्रेशिंग की मदद से, विनोइंग की मदद से साफ अनाज को फिर स्टोर करवाया गया, उस स्टोर को और प्रोसेस किया गया, जैसे उसको और अच्छे तरीके से साफ किया गया, फिर उसको पैकिंग किया गया, फिर उसे नजदीक की दुकानों में पहुंचाया गया और फिर उसको चपाती के रूप में हमारे प्लेट में लाया गया। सो दिस इज हाउ फूड माइल ट्रेवल्ड। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स। ओके, तो जो भी दूरी तय की गई, चाहे वो गेहूं से लेकर के फूड आइटम तक का हो, जो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक का हो, तो इसे हम लोग कहेंगे फूड माइल्स। Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. अब फूड माइल्स मतलब कि भोजन फार्म से प्लेट तक जितने कम समय में पहुंच पाएगी, ठीक है, तो इसीलिए उसका दाम भी उतना कम हो पाएगा, ठीक है, उसका दाम भी उतना कम होगा और पोल्यूशन की मात्रा भी कम होगी। इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स, अब इसलिए वहां के जो लोकल फार्मर, अब वहां के क्या कहीं पे भी फार्मर्स लोकल ही कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे देश राज्य का फार्मर दूसरे राज्य में जाकर के वो सब कुछ अलग चीज होगा,
ठीक है। तो इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स, वो सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे अगर कोई दूसरा दूसरा राज्य में भी अपना खेती देख रहा है बच्चों। तो ठीक है, तो लोकल फार्मर जो लोकल एरिया में खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, उनको भी उनके घर में भी 4 पैसा आएगा। एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर, और हम लोग खेत से ताजी सब्जियां जो है वो ला पाएंगे। मेनी पीपल वेस्ट फूड, बहुत सारे लोग फूड जो है वो बर्बाद करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स, या तो उनको अपने प्लेट में छोड़ करके। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू आवर प्लेट। ठीक है, तो एक को सोचना चाहिए जो समय लगता है, जो मेहनत लगता है किसानों के द्वारा और भी कम्युनिटी के समुदाय में रहने वाले बाकी लोगों के द्वारा उस फूड को खेत से प्लेट तक आने के लिए। ठीक है, तो अब बच्चों, अब अगर जरूरी नहीं कि आप उस किसान के बारे में ही सोचिए, आप अगर ये भी सोचिए कि आप जानवर नहीं है, ठीक है, बस इतना सोच लीजिए कि आप जानवर नहीं, आप इंसान हैं, खाना उतना ही खाइए जितना आप बर्बाद ना करें। तो जरूरी नहीं कि आप किसान और फिर समुदाय के बारे में सोचिए, बस आप अपना मैं इतना शब्दों में समझाना चाहूंगा आपको। फर्दर, हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स। तो वही लोकल फूड को, तो इसका आंसर ऊपर में दिया जा चुका है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करेगा, पॉल्यूशन कम करेगा। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, ये जो है फूड की बर्बादी को रोकेगा। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस, तो उसी टाइमलाइन को इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू प्लेट। तो एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक सर्कल टाइप का बनाया हुआ है ना, कि स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तो इसी तरीके से आप भी अपने से एक टाइमलाइन बनाइए कि कोई भी फूड आइटम जो है वो हमारे प्लेट तक कैसे पहुंच रहा है। ओके, सो ईट हेल्दी, शेयर एंड रेस्पेक्ट फूड, स्वस्थ खाएं, भोजन बांटे भी, और फूड को रिस्पेक्ट भी करें, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, और लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट भी करें। फर्दर फ्यू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर गिवन हियर व्हिच यू शुड रीड फ्रॉम द बुक। समरी दिया हुआ उसके बाद, और क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, और अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने इस वीडियो में जिस चैप्टर को पढ़ा वो था चैप्टर 3 क्लास 6 के सोशल साइंस बुक से, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो जो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।